तो याद रखिएगा ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? आइजैक न्यूटन, है ना, आइजैक न्यूटन ने की, है ना। तो लिखो इसे, फिर चलेंगे इसके आगे। अब हम लोग बात करेंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मोटा मोटी मान लीजिए 2 क्लास के आसपास ये जाएगा। 2 क्लास से भी आज देखते हैं, कल भी हो सकता है कंप्लीट हो या नहीं हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या हुआ? आगे चलें। चलिए, अब न्यूटन ने देखिए इसके बाद क्या किया, अपना गुरुत्वाकर्षण नियम दिया। कोई बात, लिख लो, है ना, आराम से लिखिए, कोई बात नहीं है ना। हो गया, लेकिन 2 लाइन लिखने में इतना टाइम लगता है जी, हाँ बताओ। चलो आगे चलते हैं हम लोग। समझिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, इसी को बोलेंगे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन आपको ना देखिए हर जगह मिलेंगे फिजिक्स में। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे वहां पर भी मिल जाएंगे, है ना, वर्क एनर्जी पावर में भी मिल जाएंगे, लाइट पढ़ेंगे वहां पर भी मिल जाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह मौजूद है ये। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं। ये कहते हैं कि देखिए अगर कोई 2 पिंड है, ये एक पिंड है और ये क्या है आपका एक पिंड है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और इसके बीच अगर डिस्टेंस जो है, मतलब इसके किसके बीच, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच, है ना, जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसके बीच अगर डिस्टेंस क्या है r है, तो इसके बीच जो फोर्स लगेगा ना वो किसके बराबर लगेगा? gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर के बराबर लगेगा। और ये न्यूटन ने ये अपना गुरुत्वाकर्षण नियम कब दिया? याद रखिएगा, ये दिया था 1687 में ये नियम इन्होंने प्रतिपादित किया। कई मतलब जब बहुत फैक्चुअल पूछना होगा तो आपसे पूछ लेंगे। यानी कि आप देखो, अगर आप इस पिंड का मास अगर आप इंक्रीज करिएगा तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। अगर इसका मास द्रव्यमान घटाइएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? घटेगा। अगर इसके बीच का दूरी घटाइएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। और दूरी को अगर बढ़ाइएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा आपका? घटेगा। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये हमारी प्रकृति में मौजूद सबसे वीकेस्ट फोर्स है ना। यानी इससे हमें ये पता चल रहा है कि कोई वस्तु जितनी नजदीक होगी उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? उतना ही अधिक होगा, और कोई पिंड जितना दूर होगा उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही क्या होगा? कम होगा। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ से न्यूमेरिकल आपसे कैसे बनेंगे, 1-2 सवाल हम लोग पहले करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ये जी, ये जो आपका यहाँ पर ये है क्या, m क्या है, तो m1 लिख लीजिएगा, m1 m2 ये क्या है, m1 और m2 क्या है? ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है या पिंड का द्रव्यमान है। r क्या है? उसके बीच की दूरी, r पिंड के बीच की दूरी। और g क्या है? तो g के बारे में अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, अभी बस आप ये लिख लो, g क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, तो पहले आप इसे लिखेंगे, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे। इससे रिलेटेड सवाल पहले 2-3 हम लोग करते हैं, किस तरह के सवाल बनेंगे यहाँ से, आपके एग्जाम में पूछा भी गया है ऐसा सवाल। फिर हम लोग कैपिटल जी की बात करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे कैपिटल जी और स्मॉल जी दोनों में क्या अंतर है, फिर जी के मान में स्मॉल जी के मान में कैसे कैसे चेंजेस होते हैं उसकी चर्चा करेंगे। लिख लिया यहाँ तक सभी ने? चलिए, हाँ ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा पहले लिखा था तब समझाएं, अच्छा पहले समझा था फिर लिखाएं। अच्छा ठीक, मतलब लिखा नहीं पहले, अच्छा ठीक है ठीक है। देखिए एक तो देखिए बात को सुन लो भाई, अरे आपको जो समझ में नहीं आता हो ना पूछ लिया करो। आप समझ में नहीं आया, आपको आ गया ना समझ में, तो फिर देखिए इतना हमारे पास वाकई में वक्त नहीं है। अगर देखिए 2 ही चीजें हो सकती है, हमारे पास समय बहुत कम है ना, मतलब कि मुश्किल से मैं दिसंबर बहुत होगा तो लास्ट वीक तक दिसंबर तक मैं यहाँ पर हूँ, तो या तो मैं आपको मैक्सिमम कंटेंट दे दूँ, है ना, तो वो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप क्या सीखना चाह रहे हैं। बाकी जहाँ पर दिक्कत आप हमसे पूछिए, है ना, थोड़ा स्पीड में तो चीजें हमको लेकर चलनी पड़ेगी, है ना। अब हम लोग बात करते हैं कैपिटल जी के ऊपर आते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, अगर क्वेश्चन लिखिए आप लोग, अगर 2 पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तथा उसके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तथा उसके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। यहां पर इस तरह का सवाल देखिए घुमा घुमा के पूछेगा आपसे, तो यहां पर आपको पता है F इक्वल टू क्या होता है, जी m1 m2 अपन क्या होता है, स्क्वायर होता है। अब नया फोर्स आप निकाल लो, कह रहा है कि मास जो है ना पिंड का मास क्या था, m1 और m2 था पहले, और डिस्टेंस क्या था r था मान लीजिए। अब कह रहा है कि मास जो है दोनों का क्या कर दिया, दुगुना कर दिया, है ना, और इसके बीच की दूरी जो वो क्या कर दी, आधी कर दी। तो आप रेफरेंस निकालिए, क्या हो जाएगा, जी m1 2m1 इंटू 2m2 हो जाएगा, 2m1 इंटू 2m2 डिवाइडेड बाय r/2 का स्क्वायर, यही होगा ना जी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 दूनी 4 4 gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर बाय 4, और ये 4 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 16 gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कितना गुना, 16 गुना। ठीक है, एक तो ऐसे सवाल बनेगा। अब यहाँ पर देखिए वही आपका कर देगा, कभी कर देगा कि मास को आधा कर दिया, है ना, द्रव्यमान जो दूरी है 2 गुना कर दिया, मास को 1/3 कर दिया, दूरी 4 गुना कर दिया, इस तरह से चेंज करके पूछेगा, कर लेंगे आप। एक तो इस पैटर्न पे आपका सवाल बनेगा। दूसरा हम लोग देखते हैं, कर लीजिए इसे, फिर चलते हैं इसके आगे। तो 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा कि अगर 2 पिंड के बीच लगने वाला, दे देगा, अगर 2 पिंड के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 270 न्यूटन है, 270 न्यूटन है, और अगर उसके बीच की दूरी 3 गुनी कर दी जाए, अगर उसके बीच की दूरी 3 गुनी कर दी जाए,
तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है ना? तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो वही कॉन्सेप्ट वही लगेगा, बस यहाँ पे आपको डिजिट दे दिया है, वैल्यू दे दिया है। तो पहले जो फोर्स था वो क्या है? Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। ये दिया हुआ आपको कितना है? 270 न्यूटन, यही दिया है। नया फोर्स निकालिएगा, क्या होगा? Gm1m2 अब बटे 2 ही कितनी गुनी कर रही है? 3 गुनी, 3r का स्क्वायर हो जाएगा, यानी Gm1m2 अपॉन 9r स्क्वायर। और इसका वैल्यू आपको पता है, यानी पहले का 1 बटे 9 गुना हो जाएगा ना, यानी 270 बटे क्या हो जाएगा? 9, यानी कितना आ जाएगा? 30 न्यूटन। एक आपका इस तरह से सवाल बन सकता है। अब हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये क्या होता है, फिर इससे रिलेटेड 3-4 पॉइंट है, उसे लिखेंगे, फिर हम लोग आएंगे स्मॉल जी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, पहले कैपिटल जी की बात करेंगे, फिर हम लोग स्मॉल जी को देखेंगे। हो गया? फिर से समझा? ठीक है, देखो आपका दिया है क्या है कि दो पिंड है, m1 m2 है, मान लो इसका मास अभी, और दूरी क्या है? r है मान लीजिए। कह रहा है इसके बीच जो बल लगा है ना, आकर्षण बल कितना लगा है? 270 न्यूटन, जो ग्रेविटेशन फोर्स है। अब कह रहा है कि इसके बीच की दूरी हमने क्या कर दी? बीच की दूरी 3 गुनी कर दी। मास में कोई चेंज नहीं किया, बस बीच की दूरी जो है वो 3 गुनी कर दी हमने। अब इसके बीच फोर्स लगेगा तो नॉर्मली क्या लगेगा? Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। ये कितना है? 270 न्यूटन है। अब इसके बीच की दूरी आप 3 गुनी कर दो, ये क्या हो जाएगा? Gm1m2 अपॉन 3 r का स्क्वायर करिएगा, क्या हो जाएगा? 9r स्क्वायर। और इसका वैल्यू आपको पता है कितना है? 270 न्यूटन। तो 270 को 9 से डिवाइड करिएगा, क्या होगा? 30 न्यूटन होगा। आगे बात समझ में? अब हम लोग बात करते हैं कैपिटल जी। जो कैपिटल जी है, याद रखिएगा इसके बारे में, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, यानी इसे इंग्लिश में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलेंगे। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसलिए कहते हैं इसको, क्योंकि इसका मान पूरे यूनिवर्स में क्या रहता है? सेम रहता है। इसका वैल्यू किसने खोजा? याद रखिएगा, इसका मान हेनरी कैवेंडिश ने खोजा। किसने? हेनरी कैवेंडिश ने खोजा। ये वही हेनरी कैवेंडिश जिन्होंने हाइड्रोजन को भी खोजा था। इसका वैल्यू जो होता है कितना होता है? याद रखिएगा, इसका वैल्यू, इसका जो मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका यानी कि ये यूनिट है, यही है। तो ऐसा यूनिट अगर आपसे पूछे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? और बताइए, बोलो क्या लिख सकते हैं? अरे न्यूटन को क्या लिखेंगे? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर, है ना? केजी केजी क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्या बचेगा? मीटर क्यूब पर केजी सेकंड स्क्वायर, यही होगा ना? हाँ यार बोलो, एक यूनिट ये भी इसका हो गया। वीमा अगर आपसे पूछे क्या? m-1 L3 T-2, ये इसका वीमा हो जाएगा। इसके बाद याद रखिएगा, यह एक कैसी राशि है? यह एक अदिश, अदिश है ना, कैपिटल जी कांस्टेंट है, यह एक अदिश राशि। ग्रेविटेशन फोर्स है, वो चूंकि फोर्स है तो वो आपका सदिश राशि होगा, ग्रेविटेशन फोर्स जो है ना। लेकिन ये जो कैपिटल जी है, ये कैसा है? ये आपका एक अदिश राशि है। और याद रखिएगा इस कैपिटल जी के बारे में, इसका मान पूरे यूनिवर्स में क्या रहता है? पूरे यूनिवर्स में समान रहता है, कहीं पर आपका नहीं बदलेगा। पूरे यूनिवर्स में, यानी आप अर्थ पर है तो भी यही है, मून पर जाइए तो भी यही होगा, वीनस पे जाइए तो भी यही होगा, यानी कि कहीं भी जाओगे तो आपका मान जो है इसका नहीं बदलता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके आगे, फिर आप इसे लिखो। लिख लिया सभी ने? चलिए कोई नहीं, लिख लो, फिर चलते हैं इसके आगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा हमारा हीट एंड टेम्परेचर देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, मतलब कल तक आई थिंक ये हो जाना चाहिए कंप्लीट। हीट एंड टेम्परेचर के बाद फिर जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जैसे क्रोनोलॉजी में लिखा है ना वैसे ही लिखेंगे। हाँ चला आगे, नोट में आप लिख लेना कुछ पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पूरे यूनिवर्स में लागू होता है। यानी ये देखिए, न्यूटन का अगर कोई दो पिंड है, ध्यान से समझना, और अगर उसका द्रव्यमान है, मान लीजिए कोई भी दो पिंड है और इसके बीच इसका अगर कुछ द्रव्यमान है, तो इसके बीच ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा ही लगेगा। बात समझ में आ गई? यानी कि इसका जो गुरुत्वाकर्षण नियम है ना न्यूटन का, वो पूरे यूनिवर्स में आपका लागू होता है। दूसरा याद रखिएगा, अगर कोई द्रव्यमानहीन कण है, अगर कोई द्रव्यमानहीन कण है तो इस पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा। मान लीजिए कोई अगर द्रव्यमान ही नहीं है, मास ही आपका जीरो है, अब मास ही जीरो है तो वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा जी? नहीं लगेगा, उसके लिए मास का होना आवश्यक है। तीसरा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, यूपीएससी तक में ये सवाल पूछा गया है, बाकी अन्य परीक्षाओं में तो पूछा ही गया है कि न्यूटन से पहले किसने बताया था? तो ब्रह्मगुप्त ने। याद रखिएगा ये पॉइंट कि न्यूटन के पहले ब्रह्मगुप्त ने, न्यूटन के पहले ब्रह्मगुप्त ने, ये ब्रह्मगुप्त नाम याद रखना है आपने, ब्रह्मगुप्त ने ये बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर, किसकी ओर? पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। पृथ्वी की ओर क्या होती है? आकर्षित होती है। ये ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले बता दिया था। अब हम लोग आते हैं स्मॉल जी की बात करते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या डिफरेंस है, और फिर हम लोग स्मॉल जी के मान में परिवर्तन देखेंगे। ठीक है, चलिए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, कोई नहीं आप लोग बोल रहे हैं तभी हम आगे कर रहे हैं, लिख लीजिए, कोई नहीं लिख लो आगे चला। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्मॉल जी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण की अब हम लोग बात करेंगे।
चला आगे। अब हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। ये गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, याद रखिएगा कि कोई प्लैनेट यहां पर किसी भी ग्रह की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्थ की, कोई प्लैनेट किसी पिंड को अपनी ओर जिस त्वरण से यानी जिस एक्सेलरेशन से आकर्षित करता है, उसे उस ग्रह का, उस प्लैनेट का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अब देखिए, ये मान लो कोई प्लैनेट है, ध्यान से समझना, ये कोई ग्रह है मान लीजिए, इसका मास है कितना, इसका मास मान लो है m, कितना है m है, और इसका रेडियस मान लीजिए क्या है आपका r है। इसका जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसको निकालने का सूत्र होता है स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, जहां की m क्या है यहाँ पर ग्रह का द्रव्यमान है और यहाँ पर r क्या है ग्रह की त्रिज्या है। ये किसी प्लैनेट के सरफेस पर, कोई भी ग्रह है उसके सरफेस पर जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसका मान आप निकाल सकते हैं कैसे, g इंटू m बाय r स्क्वायर, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और इसके बारे में याद रखिएगा, यह एक ऐसी राशि है या एक सदिश राशि है, यानी कि यह एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए क्योंकि इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है, और इसका जो एसआई यूनिट होता है, ये त्वरण ही है ना जी, एसआई यूनिट जो त्वरण का होगा वही होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी वीमा क्या हो जाएगी, वीमा विल बी lt माइनस 2। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए गुरुत्वीय त्वरण का वीमा क्या होता है, तो वही एक्सेलरेशन का ही क्या होता है, जो वीमा होता है वही वीमा होता है इसका। पहले आप इसे लिखेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे कि अर्थ पर इसका मान कितना होता है, इनके बारे में फिर इससे कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। पहले आप इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। लिख लिया सभी ने, चला आगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अर्थ पर जो ये स्मॉल जी होता है इसका मान कैसे निकालेंगे। यानी कि आपको ये चीज देखो समझ में आया ना, पहले ये पॉइंट नोट में लिख लीजिएगा कि गुरुत्वीय त्वरण का मान पिंड के, कोई ऑब्जेक्ट जो है पिंड के द्रव्यमान तथा पिंड के त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है ना। ये बात समझ में आ गई कि नहीं, यानी जो गुरुत्वीय त्वरण है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, मान लीजिए अर्थ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मान लीजिए ये जो पेन है, इस पर कितना लगा होगा 9.81, जो हम लोग हैं हमारे ऊपर भी कितना लग रहा है 9.81। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि आपको अभी बताया कि ये जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका जो वैल्यू है वो प्लैनेट के मास और रेडियस पर डिपेंड करता है कि नहीं। बात समझ में आया, वस्तु जो इस पर जो वस्तु है उसके मास या उसके रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि वो जो ग्रह है उसके मास और किस पर, रेडियस पर डिपेंड करता है। यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान ग्रह के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है, अब अर्थ के ऊपर देखिए इसका मान कितना होगा जी का। अर्थ के ऊपर अगर हम जी के मान की बात करें, हाँ, गुरुत्वीय त्वरण का पिंड के द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण का मान यहां पर होगा। गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है ना, गुरुत्वीय त्वरण का मान पिंड के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, यानी जो ऑब्जेक्ट है मान लीजिए यहां पर अर्थ के सरफेस पर, इस पर इसका मान डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि किस पर डिपेंड करेगा, अर्थ का जो मास है, अर्थ का जो रेडियस है, इस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि इसको निकालने का फॉर्मूला ये gm/r स्क्वायर है ना। अब देखिए अर्थ पर जो जी का मान होता है ये कितना होता है समझो, निकला कैसे, तो याद रखिएगा अर्थ का जो मास होता है ना, अर्थ का जो द्रव्यमान होता है, याद रखिएगा कई बार ये भी सवाल पूछ देता है आपके एग्जाम में, अर्थ का द्रव्यमान कितना है ये बताओ। इसका द्रव्यमान होता है 5.97 into 10⁻24 kg। कितना होता है 5.97 into 10⁻24 kg। और अर्थ का रेडियस भी याद रखिएगा, पृथ्वी का जो त्रिज्या होता है ये कितना होता है 6371 किलोमीटर, कितना 6371 किलोमीटर या लगभग 6400 किलोमीटर आप इसे लिख सकते हो। अब देखिए यहां पर जब ये वैल्यू पुट करिएगा ना, इसमें कैपिटल जी का मान पुट करिएगा, अर्थ का मास पुट करिएगा, रेडियस पुट करिएगा, और इसको जब कैलकुलेट करिएगा ये आपका जी का मान जो आएगा कितना आएगा 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी अर्थ पर जो जी का मान होता है कितना होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आया कैसे, तो इसमें कैपिटल जी का मान पुट करिए, अर्थ का मास पुट करिए, अर्थ का रेडियस पुट करिए, उसको कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करने के बाद आपका यही वैल्यू आता है। क्लियर है पॉइंट यहां तक। चलिए इससे पहले लिखें, फिर हम लोग बात करेंगे इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे बनता है, और फिर चलेंगे कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में डिफरेंस देखेंगे, और फिर देखें जी के मान में कैसे कैसे परिवर्तन होता है, पृथ्वी के सरफेस पर कैसे जी बदलेगा, पृथ्वी के सरफेस से ऊपर जाने पर, फिर नीचे जाने पर। बताइए क्या डाउट है कोई। हाँ अभी चंद्रमा का मास लेंगे, चंद्रमा का रेडियस लेंगे, हाँ उससे निकालेंगे तो आपका इसका 1/6 गुना आ जाएगा। हाँ इसी फॉर्मूला आप किसी भी ग्राफ पर निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से हाँ किसी भी ग्राफ पर आप इसका मान निकाल सकते हैं, बस उस ग्राफ का द्रव्यमान पुट कर दीजिए, उस ग्राफ की त्रिज्या पुट कर दीजिए। अब हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन लिखिए, अगर पृथ्वी की त्रिज्या को आधी तथा द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए, अगर पृथ्वी की त्रिज्या को आधी तथा द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए तो इसके सतह पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा सवाल बनेगा आपसे। हाँ ठीक है 8 गुना ही होगा, तो यहां पर आप क्या करेंगे, जी इज इक्वल टू क्या है gm/r स्क्वायर। नया जी आपको निकालना है, जी डैश क्या कह रहा है, मास को कितना गुना कर दो 2 गुना, रेडियस को क्या बोल रहा है आधा करने बोल रहा है, तो r/2 का स्क्वायर कर दीजिए,
क्या हो जाएगा बताओ, 2gm अपॉन r स्क्वायर बाय 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 8gm अपॉन r स्क्वायर, यानी पहले जितना था उसका कितना गुना हो गया, 8 गुना हो गया। इसी तरह ऑप्शन रहेगा 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना। ठीक है, इस तरह का सवाल पूछेगा, कर देंगे आप लोग। अब पूछा हुआ आपका ऐसा सवाल पेपर में एक बार, एक सवाल और करेंगे इससे रिलेटेड। चला आगे, अच्छा ठीक है। चला जी आगे, हो गया, ठीक है। ना हुआ तो बोलना है, रुकेंगे हम फिर, है ना, ऐसा नहीं। चल समझ में आ रहा है, खाली ऐसे हाँ कर रहा है जी, आ रहा है समझ में, नहीं आया तो बताना है ना। अगला क्वेश्चन है, ऐसा ना कि पता चला कि जल्दी छुटकारा मिलने के चक्कर में हाँ करते रहना। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर किसी ग्रह का द्रव्यमान तथा त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान तथा त्रिज्या का 3 गुना है, 3 गुना है, तो उस पर, उस ग्रह पर जी का मान क्या होगा। और क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि अर्थ पर जो जी का मान है वो स्मॉल जी है, अर्थ पर जो मान है इसका, अर्थ पर मान क्या है इसका, स्मॉल जी। हाँ करिए, सॉल्व करिए। अगर किसी ग्रह का द्रव्यमान तथा त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान तथा त्रिज्या का 3 गुना है, उस ग्रह पर जी का मान क्या होगा। आसान तो है बहुत, है ना, जी के फॉर्म में आप बता दो ना, निकालने का, कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, देखो अर्थ पर जी का मान क्या हो जाएगा, स्मॉल जी का, जी एम अपॉन, और दूसरा जो ग्रह है वहां पर निकालो जी डैश, तो जी इंटू क्या हो जाएगा, मास क्या 2 गुना है, 3 गुना है ना जी, 3m, रेडियस भी क्या है 3 गुना, 3r का स्क्वायर यानी 3gm अपॉन 9r का स्क्वायर, 3 से 3 बार में कटा यानी 1/3 जी, यानी कि g/3 हो जाएगा, है ना। इस तरह का न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है यहाँ से। ठीक है, ये वैल्यू वगैरह चेंज कर देगा, मास रेडियस चेंज करके आपसे पूछेंगे सवाल। अब हम लोग चलते हैं कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में, देखते हैं अंतर कि बड़का जी छोटका जी इसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, अच्छा हटिए, ठीक है। चल आगे चलते हैं हम लोग, हो गया। चला आगे, अगला है कैपिटल जी और एक तरफ आप लिखेंगे स्मॉल जी। सबसे पहले याद रखिएगा ये क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू, मतलब क्या है, सॉरी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये, और ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये। यह एक अदिश राशि है, इट इज एन स्केलर क्वांटिटी, और यह एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसका जो वैल्यू है, इसका मान पूरे ब्रह्मांड में सेम रहता है, इसका मान पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में समान रहता है, जबकि इसका मान बदलता रहता है, इसका मान चेंज होता रहता है। इसके बाद याद रखिएगा इसका जो एसआई यूनिट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, ये है ना जी, और इसका एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका मान जो होता है पूरे यूनिवर्स में एक के है, मान इसका कितना है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, है ना, बाकी यूनिट यहां पर ये लिख लो सेम। और इसका जो अर्थ पर इसका मान सिर्फ याद रखिएगा, हर जगह अलग अलग होगा, अर्थ पर इसका मान कितना है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाकी डायमेंशन भी पता है आपको, इसका अलग है, उसका अलग है। तो ये बड़का जी और छोटका जी में ये अंतर है, और इस अंतर से आपका सवाल एग्जाम में पूछता है। अब हम लोग छोटका जी का मान कैसे कैसे बदलेगा, है ना, अर्थ के सरफेस पर कैसे बदलेगा, क्या हुआ, बीमा तो लिखे है ना जी, लिख लो ना खुद से, है ना, m-1 L3 t-2, देखो अभी बताएं, खुद से सर हम नहीं करेंगे, ये देखो लिखा है ना यहाँ पर बीमा m-1 L3, इसका भी लिखा है यहाँ पे, देखो क्या L-t-2, लिख दो, लिख दें, हाँ रुके हैं, रुके हैं, अच्छा चलिए लिखिए इसको, फिर चलते हैं इसके आगे। अब हम लोग जी के मान में परिवर्तन देखेंगे। सर प्लीज एक्सप्लेन कोणीय संवेग और रेखीय संवेग एंड क्लॉक के बारे में बताएंगे प्रवीण, है ना, बताएंगे बाबू, हाँ चलो। अच्छा बिहार पुलिस में पूछा है सर, ठीक है, वन लाइनर नोट कर दीजिएगा, दे देंगे बाबू, कैसे पढ़ लो, लास्ट में दे देंगे, हो गया। चला आगे, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जी के मान में परिवर्तन। जी के मान में परिवर्तन समझना आप, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अर्थ के सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर यानी कि पृथ्वी के सतह पर, कि पृथ्वी के सतह पर कैसे कैसे जी का मान बदलता है। तो देखो अर्थ का जो शेप है ना, जब हम लोग अर्थ के शेप की बात करते हैं तो अर्थ के शेप को क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है, जियोइड बोलते हैं, वेरी गुड, यही बोलते हैं ना जी, जियोइड, ऐसे ही जो भी है यही है, अच्छा ठीक है जियोइड, अच्छा ठीक है, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। अब यहां पर देखो इसका जो, यहां से आप जो रेडियस, ये मान लीजिए क्या है आपका, इक्वेटर है,
और ये क्या है यहाँ पर पोल है। समझो, आप लोग जानते हैं कि ये हमारा अर्थ के बीचों बीच एक रेखा होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर। ये 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री क्या होता है, ये अक्षांश होता है। 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर होता है 90 डिग्री नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल है, और ये 90 डिग्री साउथ है, ये साउथ पोल है। अब नॉर्थ ऊपर का है, साउथ नीचे का है, क्या कि अर्थ भी क्या है, एक मैग्नेट है, और मैग्नेट को जब आप इंडिपेंडेंटली वो करते हैं तो ऊपर वाला क्या होता है, नॉर्थ पोल, और नीचे वाला क्या होता है, साउथ पोल होता है। तो इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री जो है ऊपर, यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर आपका साउथ है। अब देखिए यहाँ पर इसको देखो, ये इक्वेटर से जब आप अर्थ का रेडियस मेजर करिएगा ना तो वो आपका ज्यादा होगा, पोल से जब आप अर्थ का रेडियस मेजर करिएगा ना वो क्या होगा, कम होगा। यानी कि ये पता है कि रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर इज लेस देन रेडियस, सॉरी मोर देन होगा ना जी, मोर देन रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल, होगा कि नहीं होगा। अब आप लोग जानते हैं कि G इज इक्वल टू क्या है, Cm अपॉन R E का इस पर ये है रेडियस ऑफ अर्थ का। इसका यहाँ पर अगर मान लीजिए हम अर्थ के सरफेस पर G का मान निकालेंगे तो जहां पर ये रेडियस ऑफ अर्थ ज्यादा होगा वहां पर G का मान क्या होगा, कम होगा। जहां पर ये रेडियस ऑफ अर्थ कम होगा वहां पर G का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि आपको ये पता चल गया कि G का मान जो है पोल पर क्या होगा, ज्यादा होगा, और इक्वेटर पर क्या होगा, कम होगा। इसके पीछे कारण क्या है, तो ये आपका क्या है, वजह। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे, इसको मैं आगे लिख दूं कि G एट इक्वेटर जो है ये लेस देन होगा किससे, G एट पोल से। तो पहले आप इसे लिखो, फिर इसको पॉइंट में हम लोग लिखते हैं, सब पॉइंट वाइज लिखते हैं। तो पहले आप इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। चलो लिख लिया सभी ने, कोई नहीं, लिख लीजिए। क्रोमेटोग्राफी तो होता है बाबू, कलर को अलग करने के लिए होता है प्रवीण जी, और ब्लैक कलर तो बताएंगे आगे, हीट और टेम्परेचर सब में, लाइट में। 10 ले लेते हैं, वो दिया जाता है क्वेश्चन में, तो बस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 10 ले लेते हैं, लेकिन इसका मान एग्जैक्ट जो होता है 9.81 होता है। लिख लिया सभी ने, आगे चला। अब देखिए ये आपको पता चल गया कि अर्थ पर, याद रखिएगा, अर्थ के सरफेस पर G का मान पोल पर सबसे अधिक होता है ना, पोल पर सबसे अधिक यानी ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, तथा इक्वेटर पर यानी भूमध्य रेखा, इसी को विषुवत रेखा भी बोलते हैं ना जी, इक्वेटर पर सबसे कम होता है। पृथ्वी के सरफेस की बात हो रही है। अब इसी वजह से देखो, जब आप, ये आपका इक्वेटर, ये आपका पोल, अब इधर से आप इधर जाओ, पहले आप इधर से इधर जाओ, तो यहां पर क्या होगा, मास बताइए क्या आएगा, मास बढ़ेगा कि घटेगा, मास आपका ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, कहे कि मास जो है आपका हर जगह क्या रहता है, सेम रहता है। यहां पर G का मान क्या होगा, G का मान बढ़ेगा, और वेट जो है, इसलिए वेट क्या होगा आपका, वेट आपका बढ़ेगा, है ना। इसका जस्ट अपोजिट अगर आप आते हैं, पोल से इक्वेटर की तरफ अगर आप आओ, क्या होगा यहां पर बताइए, मास तो समय रहेगा, G का मान क्या होगा, और वेट क्या होगा, घटेगा। तो लिख लो इसी पॉइंट को, यहां पर इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर मास समान रहता है, G का मान बढ़ता है, और वेट क्या होता है, भार आपका क्या होता है, भार भी बढ़ता है। जस्ट इसका अपोजिट, पोल से अगर आप इक्वेटर की तरफ आते हैं तो मास क्या रहेगा, सेम, मास में कोई चेंज नहीं होगा, G का मान घटता है, और भार क्या होता है, भार भी आपका घटता है। अगला कंडीशन लिख लीजिएगा, जब साउथ पोल से नॉर्थ पोल या नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाते हैं आप, या तो आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाओ या फिर साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाओ, तो मास तो समय रहेगा, G के साथ क्या होगा, G का मान पहले घटेगा, फिर G का मान पहले घटता है फिर बढ़ता है, और वेट भी क्या होता है, तो वेट में भी लिख लीजिएगा, पहले घटता है फिर बढ़ता है, भार में भी यही लिख लेना, भार पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो ये सवाल आपका मतलब कि ये समझ लीजिए 2 2 4 7 8 सवाल आपका इस कंडीशन से बनता है। अब हम लोग बात करते हैं अर्थ के सेंटर पर जाएंगे तो क्या होगा, अर्थ के सतह से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, उससे कैसे G का मान बदलता है वो हम लोग देखेंगे। फिर मून पे जाएंगे, फिर और भी कई सारा कंडीशन है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी करें वो भी कंडीशन, पृथ्वी अगर मान लीजिए उसका घूर्णन गति बढ़ा दें, घटा दें, है ना, अगर 22 गुना बढ़ा देंगे तो क्या 17 गुना बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो सारा कंडीशन लिखाएंगे, है ना, एक एक चीज, टेंशन मत लीजिए। हो गया, कोई नहीं, लिखिए आराम से लिखिए, कोई बात नहीं है। मास और वेट के बीच में फर्क बताए थे ना आप लोगों को, नहीं बताए थे, बता दिए थे ना, नहीं बताए हैं, कोई नहीं, इसके बाद बता देंगे, चिंता मत करिए, बता देंगे, टेंशन मत लो। अच्छा, द्रव्यमान और भार, ठीक, क्या हुआ, अच्छा फिर से कर देते हैं, चलो ठीक है। देखो पृथ्वी का जो आकार है ना वो कैसा है, जियोइड शेप का, यानी इस तरह से। इसके इस आकार की वजह से जब हम लोग इक्वेटर पर से पृथ्वी के केंद्र के बीच का दूरी मापते हैं, इक्वेटर से पृथ्वी के केंद्र के बीच का दूरी मापिएगा ना, वो ज्यादा होता है किसकी अपेक्षा, पोल की अपेक्षा। बहुत कम ही अंतर होता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन अंतर होता है। अब देखिए यहाँ पर मतलब कि रेडियस जो होता है, इक्वेटर से रेडियस मेजर करते हैं तो वो ज्यादा है पोल पर रेडियस से, और G का मान डिपेंड करता है किस पर, G m अपॉन R का स्क्वायर से। तो जहां पर ये R ज्यादा होगा वहां पर आपका G का मान कम होगा। अब इक्वेटर से जब रेडियस मापते हैं तो ये ज्यादा है, तो यहाँ पर इक्वेटर पर G का मान क्या है, कम है।
पोल पर क्या है आपका, ये जो है ना आपका ये आर कम है, इसलिए पोल पर जी का मान क्या है ज्यादा। तो आपके सरफेस पर इस जी का मान जो है सबसे ज्यादा कहां पर है, ध्रुव पर है, और सबसे कम कहां पर है आपका इक्वेटर या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर। अब आपको पता है कि यहां पर जी सबसे कम है, यहां पर जी सबसे ज्यादा है। इधर से इधर जाओगे तो भाई साहब जी तो बढ़ेगा ना, जी बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा, और वेट इज जो मास होता है, मास के बारे में आगे अभी बता देंगे आपको। मास जो है ना आपका कहीं पर भी जाओ पूरी यूनिवर्स में समान रहेगा, मास नहीं बदलता है। बदलता क्या आपका वेट, क्योंकि वेट इज इक्वल टू क्या होता है, m into g। तो चूंकि जी बढ़ेगा तो आपका वेट भी क्या होता है, वो भी आपका बढ़ता है, लेकिन जो द्रव्यमान रहता है ना, द्रव्यमान आपका क्या रहेगा, समान रहेगा। यानी कि आप अर्थ पर आपका द्रव्यमान 50 kg है, आप कहीं भी चले जाए पूरी यूनिवर्स में, आपका द्रव्यमान जो है वो 60 kg ही रहने वाला है। अब यहां पर इसका उल्टा कंडीशन देखिए, जब आप पोल से इधर आओगे, पोल से इधर आओगे तो आपको पता है पोल पर जी का मान ज्यादा है, इक्वेटर पर जी का मान सबसे कम है, यानी कि इधर से इधर आएंगे तो जी का मान क्या होगा, वेट क्या होगा, मास क्या रहेगा। अब बताओ, पूछ देता है कि अगर बताइए कोई नॉर्थ पोल से जाता है साउथ पोल की तरफ, इधर जा रहा है, तो यहां से देखो, यहां से यहां तक आने में क्या होगा, उसका घटेगा, फिर यहां से जैसे यहां जाएगा क्या होगा, बढ़ेगा। तो वही लिखा है मैंने, आ गया समझ में सबको, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, नहीं आया समझ में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे कि अर्थ के सेंटर की ओर जाने पर, अर्थ के केंद्र की ओर जाने पर, याद रखिएगा जब भी मान लीजिए यह अर्थ है, यह इसका रेडियस है। अब मान लीजिए पृथ्वी के अंदर हम डी डेप्थ पर, यहां पर ये इसका गहराई मान लीजिए डी है, डी, इस गहराई पर हमको जी का मान निकालना है, मान इस गहराई पर जी का मान निकालना है। तो यहां पर जो जी का मान निकालने का जो सूत्र होता है ना, याद रखिएगा जी डैश बराबर क्या होता है, जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन क्या होता है, आर होता है। जहां पर डी क्या है आपका डेप्थ है, आर क्या है आपका रेडियस ऑफ अर्थ है। अब मान लीजिए आपसे मैं पूछूं, आप ये बताओ 1600 किलोमीटर गहराई पर अर्थ के सरफेस से 1600 किलोमीटर की गहराई पर जी का मान क्या होगा, पहले निकालना है। कैसे निकलेगा बताइए, उसमें पुट करिए वैल्यू, जी डैश इज इक्वल टू, यहां पर मान लीजिए आपको दिया है, इसमें रेडियस ऑफ अर्थ आपको दे दिया है 6400 किलोमीटर, मान लो कितना दे दिया है। अब जी डैश निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर बोलो, जी इंटू 1 माइनस 1600 बटे 6400, ये होगा ना जी, यानी जी इंटू क्या 1 माइनस 1/4, यानी क्या आ गया 3 बटे 4 जी, यानी इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या 0.75 जी। यानी ये जी का मान घटा कि बढ़ा, बताओ जी का मान घटा है कि बढ़ा अंदर जाने पे, अरे भाई पहले जी था पौने जी है, बढ़ कैसे गया, घटा ना जी। तो यानी कि क्या होता है, जी का मान घटता है, जी का मान घटता है तो भार भी क्या होता है, भार भी घटता है, लेकिन द्रव्यमान जो है ईधित है, द्रव्यमान समान रहता है। बात समझ में आया यहां तक। अब इसके बाद देखते हैं अर्थ के सेंटर पर जी का मान क्या होता है। अच्छा, भार और मास में अंतर बताएंगे बाबू, अभी बताते हैं, चलो बता ही देते हैं, है ना, पृथ्वी पर देख लेते हैं, उसके बाद बता देते हैं, बता ही देते हैं, ऐसे बताएंगे, इसको तो बताना ही है। हाँ छाप छाप कोई बात नहीं, है ना। इसके बाद ग्रेविटेशन जैसे खत्म करेंगे ना, तो इसके बाद इसका सवाल आप लोग ढूंढ ढूंढ के करिएगा, कोई सवाल नहीं होता है तो हमसे आप पूछिए, है ना, ठीक है। जब भी कोई सवाल सर उसके लिए करना होगा सवाल, लेकिन आपको ठीक है ना, तभी डाउट बनेगा, ऐसे डाउट रहेगा नहीं। जब कंप्लीट कर लेंगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेंगे, और हमेशा मैं बोलूंगा कि 90% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, 10 में से एक सवाल ऐसा होगा जो नहीं करने के लिए होता है ना। तो अगर हम भी बैठ जाएंगे ना तो हमसे भी नहीं होगा वो, है ना। तो 10 में से अगर 9 क्वेश्चन हो जा रहा है तो ठीक है, एक क्वेश्चन अगर छाती नहीं पिटना है बगैर इतना पढ़ने के बाद वो नहीं, ठीक। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, क्योंकि वो एक क्वेश्चन आपको देता है नहीं करने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे अर्थ के सेंटर पर, फिर मास और उसके वेट के बीच में अंतर बताते हैं। पहले देखो अर्थ के सेंटर पर जी का मान, अर्थ के सेंटर पर जी का मान क्या होता है। अब देखिए ये आपका क्या है, अर्थ है, ये इसका रेडियस। अब कह रहा है आपके सेंटर पर बताओ जी का मान क्या होगा, तो यहां पर बताइए ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा ना जी, तो यानी कि यहां पर डेप्थ जो है किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा। अब आप जी डैश निकालो क्या हो जाएगा, जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर, और डी और आर दोनों बराबर है, क्या हो जाएगा 1 माइनस आर अपॉन आर, क्या हो जाएगा जी इंटू 1 माइनस 1, क्या हो जाएगा 0। यानी कि अर्थ के सेंटर पर जी का मान क्या होता है, अर्थ के सेंटर पर जी का मान 0 होता है, जी का मान 0 होता है। अब ये 0 होगा तो बताओ भार भी क्या होगा, तो भार भी यहां पर क्या होता है, भार भी 0 होता है। और जब भार 0 होता है तो इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं भारहीनता की स्थिति। क्या बोलते हैं, भारहीनता की स्थिति या वेटलेसनेस कंडीशन, इसी को बोलते हैं कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस, ठीक है। चलिए तो इसे आप लिख लेंगे। अब हम लोग बात करेंगे मास और वेट के बीच में क्या अंतर है, फिर बाकी देखेंगे। अभी जी का तो बहुत सारा देखना है हम लोगों को। अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे, फिर हम लोग चंद्रमा पर जाएंगे, है ना, फिर लिफ्ट में जाएंगे, है ना, फिर झूला झूलेंगे, है ना, बैठ के खड़ा होके, फिर खड़ा होकर बैठ जाएंगे, है ना, ठीक है। चल चला आगे, अरे टाइम भाई 5 मिनट रुक जाओ, है ना, एकदम माने टाइम हो गया करते रहते हो। क्या हुआ, क्या बोल रहा है, अच्छा केमिस्ट्री थोड़ा सा ही होता है, कोई नहीं, केमिस्ट्री में आपका लगभग मान लीजिए एसिड बेस सॉल्ट खत्म होना, आधा केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, है ना। केमिस्ट्री आपका आधा मान लीजिए आज के बाद आधा खत्म, तो आधे बचा है केमिस्ट्री, ठीक है ना। फिजिक्स ज्यादा बड़ा है, इसमें 2 चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, एक तो लाइट और एक पदार्थ के सामान्य गुण। इस दो चैप्टर में समय लगेगा, कोई नहीं। अब हम लोग बात करते हैं मास और वेट के बीच अंतर क्या है, देख लो। अरे भाई मतलब वेट, भार, मास और वेट के बीच में क्या अंतर है समझिए। तो सबसे पहले याद रखिएगा यह एक कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है, और यह कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है। एक्चुअली देखिए वेट जो है ना, वेट क्या एक प्रकार का बली है। वेट वह फोर्स है जो पृथ्वी किसी पिंड के ऊपर क्या करता है, लगा रहा होता है।
तो इसलिए चूंकि वेट में क्या होता है, डायरेक्शन होता है ना, तो इसलिए यह क्या है आपका सदिश राशि है। इसका याद रखिएगा, इसका मान पूरे यूनिवर्स में क्या रहता है, सेम रहता है। पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में समान रहता है। यानी कि अगर किसी पिंड का द्रव्यमान अर्थ पर अगर आपका 50 केजी है तो कहीं पर भी आप चले जाओ, इसका द्रव्यमान 85 केजी रहेगा। द्रव्यमान आपका नहीं बदलता है। लेकिन वेट इज इक्वल टू क्या होता है, वेट इज इक्वल टू होता है m into g। यानी कि इसका मान समझ, अरे भाई क्या हंस रहे हो, इसमें हंसने वाला क्या बात है बताओ, है इसमें तुमको भी छींक आ सकती है ऐसे, है ना। चलिए समझ, इसका मान पूरे यूनिवर्स में समान रहता है। इसका मान g के मान के साथ बदलता रहता है। g के मान के साथ क्या होता है, बदलता रहता है। एक बात तो डर हम भी गए, खैर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ऐसा यूनिट है इसका केजी, इसका ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, है ना, क्या है, न्यूटन। ठीक है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, m से। ठीक है, इसका डायमेंशन जो होता है, इसका डायमेंशन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, m होगा, या ml0 t0 आप ऐसे भी लिख सकते हो। और इसका v में क्या हो जाएगा, ml t to the power -2। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये इसके बीच में अंतर है। जिसका भी डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, चलो तो 5 ब्रेक भी चाहिए तुम लोगों को। अच्छा चलो 5 मिनट का ब्रेक ले लो।